इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी डीएपी 2026 में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जो आने वाले वर्षों में भारत के रक्षा उद्योग की तस्वीर बदल सकता है। अब तक भारत में कई स्टार्टअप्स और एमएसएमईज ने ड्रोन, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, रोबोटिक्स और अत्याधुनिक हथियार विकसित किए, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या कभी सेना तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इनके सामने आती थी एक बहुत बड़ी समस्या जिसे पूरी दुनिया वैल्यू ऑफ डेथ कहती थी। लेकिन अब डीएपी 2026 में इस समस्या को खत्म करने की कोशिश की गई है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि वैल्यू ऑफ डेथ आखिर है क्या, डीएपी 2026 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इससे डीआरडीओ, आईडेक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज और भारत के रक्षा स्टार्टअप को क्या फायदा होगा और क्या ये नीति वास्तव में भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम जानते हैं कि ये वैल्यू ऑफ डेथ क्या होती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों स्टार्टअप को फंडिंग दी। इन स्टार्टअप्स ने कई शानदार तकनीकें विकसित करी, जैसे कि एआई आधारित सिस्टम हो गए, स्वार्म ड्रोन हो गए, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऑटोनोमस व्हीकल, लोइटरिंग म्यूनिशन, नया सेंसर और रेडार टेक्नोलॉजी, यानी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित करी गई। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो विकसित हो गई, प्रोटोटाइप भी बन गया, ट्रायल भी सफल हो गया, लेकिन असली समस्या इसके बाद शुरू होती थी। असली समस्या ये थी कि मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने एक बेहतरीन ड्रोन बना लिया, अब उसे सेना को बेचना है, लेकिन रक्षा खरीद प्रक्रिया इतनी लंबी होती थी कि ऑर्डर मिलने में 3 से लेकर 5 साल और कभी कभी तो 7 साल तक का समय लग जाता था। अब इतने लंबे समय तक स्टार्टअप क्या करेगा? उसके इंजीनियर्स की सैलरी तो चलती रहेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जारी रखनी है, नई मशीनें खरीदनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार करनी है, लेकिन आय लगभग उनकी शून्य होती थी क्योंकि ऑर्डर नहीं थे। और यही कारण था कि कई अच्छी कंपनियां बीच रास्ते में ही बंद हो गई और इसी स्थिति को वैल्यू ऑफ डेथ कहा जाता है। तो आखिरकार डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 में क्या बदल रहा है? देखिए, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि इनोवेशन से लेकर इंडक्शन तक समय कम किया जाए, यानी प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन तक का सफर काफी छोटा किया जाए, ताकि बहुत सारी ऐसी ब्राइट कंपनियां जो अच्छा खासा इनोवेशन कर सकती हैं वो बंद ना हो। अब पहला बड़ा बदलाव जो किया गया है वो है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट। अब सफल प्रोटोटाइप के बाद खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। पहले जहां कई वर्षों तक केवल फाइलें घूमती रहती थी, अब निर्णय जल्दी लेने की कोशिश की जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा क्योंकि उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा बदलाव है लो कॉस्ट कैपिटल एक्विजिशन। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही माना जा रहा है। इसके तहत तकरीबन 75 करोड़ रुपए तक की खरीद ट्रायल टू स्केल मॉडल पर की जा सकेगी। इसका मतलब समझिए, मतलब पहले प्रोटोटाइप बना, फिर लंबा इवैल्यूएशन, फिर दोबारा अप्रूवल और कई साल बाद ऑर्डर। लेकिन अब अगर तकनीक सफल है, अगर सेटिस्फाइंग है, तो सीमित मात्रा में सीधे खरीद की जा सकती है और यही शुरुआती ऑर्डर किसी भी स्टार्टअप के लिए जीवनदान साबित हो सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब पहली बार सेना ऑर्डर देती है तो बैंक भी लोन देने लगते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर निवेश करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, नई हायरिंग्स होती हैं और कंपनी स्टेबल हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर सैनिकों तक पहुंच जाती है। तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि ईएमडी में राहत। रक्षा टेंडर में हिस्सा लेने के लिए पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता था। कई छोटे स्टार्टअप के लिए यही सबसे बड़ी बाधा थी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 में कई मामलों में ईएमडी कम करने या पूरी तरीके से समाप्त करने की बात की गई है। इससे हजारों एमएसएमईज जो है रक्षा खरीद प्रक्रिया में भाग ले पाएंगी। चौथा बदलाव ये किया गया है कि जो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है उसको आसान किया गया। पहले टर्नओवर, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जैसे जो नियम है ये छोटे उद्योगों के लिए काफ़ी कठिन थे। अब इन शर्तों को आसान बनाया जा रहा है ताकि नई कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर सके। पांचवा बड़ा बदलाव ये है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, जिसको हम AON कहते हैं, उसको तेज किया जाएगा। देखिए, जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं तो किसी भी रक्षा खरीद का ये पहला आधिकारिक चरण होता है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 के अनुसार इसकी वैधता 6 महीने से घटाकर 2 महीने करने का प्रस्ताव है। इससे पूरी प्रक्रिया जो है तेज होगी और वो कंपनियां जो एक लंबा इंतजार करती थी अपने प्रपोजल्स को पूरा होने के लिए, उनको ये टाइमलाइन काफ़ी शॉर्ट होके मिलेगी। अब छठा बड़ा बदलाव है सिंगल वेंडर प्रोक्योरमेंट। पहले यदि तकनीक का केवल एक भारतीय निर्माता होता था
तो कई बार खरीद रुक जाती थी, क्योंकि नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा आवश्यक मानी जाती थी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में वही तकनीक केवल एक भारतीय कंपनी बना रही है, तो फिर कई वेंडर्स को खोजने का क्या मतलब है? डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 में अब ऐसे मामलों में सिंगल वेंडर प्रोक्योरमेंट को अधिक लचीला बनाने यानी फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको भी इस कंपटीशन में रिलेवेंट बनाए रखा जा सके। लेकिन क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई? निस्संदेह आपको ये रिपोर्ट सुनने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा और आप काफी खुश भी होंगे। लेकिन चुनौतियां खत्म हो गई, ये कहना गलत होगा। चुनौतियां अभी भी हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कई समस्याओं का हल है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, यूजर ट्रायल्स, सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस, सप्लाई चेन ऑडिट और इंडिजिनस कंटेंट वेरिफिकेशन, आईपीआर डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी प्रक्रियाएं अभी भी काफी जटिल हैं। छोटे स्टार्टअप के लिए इन्हें पूरा करना आसान नहीं होता। अब आईपीआर मार्च एंड राइट क्या है? देखिए, ये एक और महत्वपूर्ण विषय है। मार्च एंड राइट्स का मतलब होता है कि अगर किसी तकनीक का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्व है और कंपनी उसे पर्याप्त रूप से कमर्शियलाइज नहीं कर पा रही है, तो सरकार कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है, लेकिन कुछ निवेशकों को इससे चिंता भी हो सकती है। तो क्या ये नीति सफल होगी? दोस्तों, कागज पर देखें तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 काफी प्रभावशाली दिखाई देता है, लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सेना, रक्षा मंत्रालय, एक्विजिशन एजेंसीज और टेस्टिंग एजेंसीज इन सुधारों को कितनी तेजी से लागू करती हैं। अगर फाइलें पहले की तरह कई वर्षों चलती रहीं और नई नीति का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, यदि फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट वास्तव में लागू हो गया, तो आने वाले वर्षों में कंपनियां ऊपर आ सकती हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कागज तक सीमित रहा, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। जो हम हमेशा देखते आए हैं वही हमें देखने को मिलेगा। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इस नीति से केवल स्टार्टअप को फायदा नहीं होगा, बल्कि मेक इन इंडिया मजबूत होगा, आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, सेना को तेजी से नई तकनीकें मिलेंगी, निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ेगी, डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकों का व्यवसायीकरण तेज होगा और भारत वैश्विक रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। तो दोस्तों, डीएपी 2026 केवल एक नई खरीद नीति नहीं है, बल्कि ये भारत के रक्षा नवाचार मॉडल में एक बड़ा बदलाव है। अब फोकस से प्रोटोटाइप बनाने पर नहीं, बल्कि उसे सेना तक पहुंचाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन और वास्तविक तैनाती सुनिश्चित करने पर है। अगर इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में भारत के रक्षा स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और स्वदेशी उद्योगों के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इससे न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक स्वदेशी तकनीकें तेजी से मिलेंगी, बल्कि भारत का जो रक्षा निर्यात और वैश्विक रक्षा उद्योग में स्थान है, वो भी मजबूत होगा। आपकी राय में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 भारत के रक्षा स्टार्टअप के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये वास्तव में वैल्यू ऑफ डेथ की समस्या को खत्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।